हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस की प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की अध्याय नंबर 7 का। और दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान। अर्थात प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान क्या होता है दोस्तों, एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। आप कह लीजिए एग्जाम के दृष्टि से 90% ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से। तो चलिए दोस्तों लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। और खास बात दोस्तों कि हर एक वीडियो को आप स्किप करके देख लेते होंगे क्योंकि वहां पर आपको समझ में आ जाता था, परंतु ये वीडियो आप स्किप जरा सा मत करने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर काफी समाकलन के सूत्र को प्रयोग करने को मिलता है, तो इसलिए आपको दिक्कतें हो सकती हैं दोस्तों। तो बिना स्किप किए प्रयास कीजिएगा फुल वीडियो को देखने के लिए। तो गाइस सबसे पहले देखते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान क्या होता है, अर्थात इसे आप इंग्लिश में कहते हैं मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है दोस्तों। तो अगर हम पहले जब छोटी क्लास में पढ़ते थे, जब छोटी क्लास की बात की जाए तो वहां पर हम लोगों को औसत मान निकालने सिखाया जाता था, माध्य मान निकालने सिखाया जाता था। तो औसत मान वहां क्या होता था, बस आप ऐसे समझिएगा कि वहां पर बताया जाता था औसत मान। क्या दोस्तों, औसत मान का फार्मूला वहां बताया जाता था दोस्तों कि प्रेक्षणों का योग, क्या प्रेक्षण मतलब वस्तु कुछ भी हो सकता है, तो प्रेक्षणों का योग और बटे प्रेक्षणों की संख्या, बटे प्रेक्षणों की संख्या का अनुपात ही क्या कहलाता था, औसत मान कहलाता था। और दोस्तों जानकारी होनी चाहिए कि एक ही चीज होता है। तो अब अगर हम यहां पर प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान समझें तो प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान समझने के लिए हमने आपको एक प्रत्यावर्ती धारा का जो ग्राफ होता है वो हमने दिखा के रखा है दोस्तों। वो दिखा के क्या रखा गया, सबसे पहले हम ग्राफ को ही समझते हैं, फिर उसके बाद आगे आएंगे क्या होता है क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहाँ पे हमने दो अक्ष खींचा है, एक एक्स अक्ष है एक वाई अक्ष है। वाई अक्ष को हमने धारा का नाम दिया है और एक्स अक्ष को समय को दिखाया है। ध्यान से देखिएगा, मैंने आपसे क्या कहा दोस्तों, मैंने वहां पर एक वाई अक्ष बना के रखा है और एक एक्स अक्ष बना के रखा है। ये एक्स अक्ष हो गए, ये वाई अक्ष। वाई अक्ष को हमने धारा का नाम दिया है और एक्स अक्ष को क्या नाम रख के दिया गया, समय का नाम दिया। किसका नाम दिया गया है, समय का। तो यदि मैं आपसे बोलूं, चलो यहां भी हिंदी लगा दिए, और ये मूलबिंदु हो गया 0। अब इसके ऊपर की दूरी प्लस होती, नीचे की दूरी माइनस होती है, और इधर की दूरी प्लस, इधर की दूरी क्या होती है, माइनस होती है। अब यहां पर अगर मैं बोलूं, जो प्रत्यावर्ती धारा होता है वो जब यहां से शुरू करता है, शून्य से स्टार्ट करता है और लगातार हर एक क्षण प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या होता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है। परंतु एक निश्चित समय अंतराल बाद एक निश्चित समय आता है, एक निश्चित समय लेता है, और उस समय अंतराल के बाद इस धारा की दिशा भी क्या हो जाती है, बदल जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैंने आपसे क्या बोला था कि यदि मैंने कहा कि ये आपका समय हो गया, तो अगर हम बात करें ये हमारा क्या था, T1 समय ले सकते हैं, ये हमारा क्या दोस्तों T2 समय ले सकते हैं, ये हमारा क्या हो सकता है T3 हो सकता है, ये क्या हो सकता है T4 हो सकता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें दोस्तों तो T5 हो जाएगा, फिर T6 हो जाएगा, फिर T7 हो जाएगा, फिर T8, ऐसे समझिएगा। मतलब यहां से लेके समय को हम लोगों ने छोटे छोटे भागों में क्या कर दिए, बांट दिए। अब देखो, जैसे मैंने कहा कि मुझे यहाँ T1 समय पे धारा की वैल्यू निकालनी थी, प्रत्यावर्ती धारा का। तो मैंने कहा कि भाई इस पे एक लाइन खींच देते हैं, तो ये देखिए प्रत्यावर्ती धारा की जो वैल्यू होगी वो ये वाला पॉइंट व्यक्त करेगा। यदि मैंने इसका नाम I1 दे दिया, फिर अगर T2 पे देखेंगे तो T2 वाले पर प्रत्यावर्ती धारा का मान ये शो कर रहा है, और इस समय प्रत्यावर्ती धारा सबसे आपके क्या कर सकते हैं, अधिकतम है। तो अधिकतम को हम लोग I0 से व्यक्त करते हैं। फिलहाल मैं यहाँ I0 से नहीं व्यक्त कर रहा हूं, यहाँ पर हम I2 को दिखा रहे हैं, केवल मुझे आज औसत मान यानी मीन वैल्यू समझाना है। फिलहाल हम अधिकतम मान के लिए वहां पर दिखा के रखे हैं, ठीक भैया। उसके बाद ये T3 समय पे प्रत्यावर्ती धारा की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों, I3 हो गई, क्या हो गई, I3 हो गई। फिर T4 वैल्यू पर प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या हो गया, I4 हो गया। अभी अगर आप देख रहे होंगे तो धारा की दिशा यदि यहां पर मिलाएंगे तो ये धनात्मक था, यहां पर भी क्या है, धनात्मक है, यहां पर भी क्या है, धनात्मक है। फिर दोस्तों यहां पर भी देखेंगे तो आपका धनात्मक ही है, अर्थात
अभी यहां से लेके इतने चक्कर की बात कहा जाए, मतलब प्रत्यावर्ती धारा के आधे चक्कर, प्रत्यावर्ती धारा के आधे चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा लगातार क्या हो रहा है दोस्तों, बदल रहा है, लगातार समय के साथ क्या हो रहा है, बदल रहा है। और कई धाराएं इस प्रकार यहाँ I1 I2 ऐसे धाराओं की कई बिंदुएं प्राप्त होंगी। यदि मुझे औसत मान निकालना है, अगर आधे चक्कर की औसत मान निकालना है, तो इन सारी धाराओं को जोड़ दिया जाएगा, इन सारी धाराओं को जोड़ दिया जाएगा और लिया गया समय को जोड़ दिया जाएगा, तो वो प्रत्यावर्ती धारा का क्या होता है, औसत मान होता है। यदि इसी प्रकार अगर नीचे की चक्कर की बात किया जाए दोस्तों, तो ऐसे कई तमाम प्रकार की धाराएं क्या हो जाएंगी, यहाँ उत्पन्न हो जाएंगी। तो मैं केवल आपको यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान अर्थात माध्य मान समझाने वाला दोस्तों, जिसे आपको समझ में आ जाए लिखने से क्या होने वाला दोस्तों, आपके दिमाग में बैठना चाहिए। यहां पर बैठा हो भाई, देखो ध्यान से समझो, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कैसे परिभाषित करेंगे। उसी औसत मान के फार्मूले से क्या हो जाएगा दोस्तों, आधे चक्कर में, आधे चक्कर में या यहां से यहां तक बात करें, एक चक्कर में क्या दोस्तों, ध्यान से देखिएगा मैंने क्या बोला, प्रत्यावर्ती, क्या प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्कर में, एक चक्कर में क्या दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्कर में, एक चक्कर में बहने वाली धाराओं का कुल योग, एक चक्कर में बहने वाली धाराओं का I1 I2 I3 I4 I5 मतलब धाराओं का कुल योग और बटे लगा कुल समय, लगा कुल समय ही प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कहलाता है, माध्य मान कहलाता है। यदि मुझे यहां से एक मिनट के लिए इस लाइन को मिटाते हैं और यहां पर आपको समझाना हो, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान हम आई एवरेज से व्यक्त कर रहे हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक चक्कर में, एक चक्कर में बहने वाली धाराओं का योग। तो धाराओं का योग क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डॉट 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 दोस्तों कहां तक, मान लीजिए 8 समय था, 8 समय को अपने 8 भागों में बांटा था, तो I8 हो गए। फिर उसके बाद ऐसे ही लगा कुल समय, लगा कुल समय क्या हो जाएगा, T1 फिर T2 फिर T3 फिर डॉट डॉट कितना हो जाएगा, T8। तो दोस्तों यहां पर देखो आई एवरेज अर्थात प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान का फॉर्म कैसे परिभाषित करेंगे कि एक चक्कर में बहने वाली कुल धाराओं का योग, एक चक्कर में बहने वाली धाराओं का कुल योग तथा लगे कुल समय के योग के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान या माध्य मान कहते हैं। दोस्तों एक बार फिर से हम दोहरा दे रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा यानी एक चक्कर में, एक चक्कर में बहने वाली जो धाराएं होती हैं, बहने वाली धाराओं का संपूर्ण योग तथा लगे कुल समयों के योग को, तथा लगे कुल समयों के योग को क्या कहते हैं दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई। तो जो चीजें आपने यहां पर समझा दोस्तों, वही चीज हम यहां पर लिखेंगे। उससे पहले एक चीज जान लेते हैं, यदि हम बात कर ले दोस्तों कि ये ध्यान से देखिएगा, ये चीज की बात कर रहे हैं दोस्तों, यदि हम मान ले कि ये टोटल जितनी धारा है ये किसके बराबर है दोस्तों, आई के बराबर। कितना है दोस्तों, आई के बराबर है। यदि हम क्या मान ले, यहां पर चाहे कैपिटल आई मान ले चाहे स्मॉल आई मान ले, ये टोटल धारा आई के बराबर है और ये लगा कुल समय क्या मान लेते हैं दोस्तों, टी है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं दोस्तों, कि आई एवरेज इक्वल टू आई बटे क्या हो जाएगा, कैपिटल टी। मतलब प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान निकालने के लिए दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान होगा आई बटे टी, जहां आई क्या है, एक चक्कर में बहने वाली संपूर्ण धारा है और टी क्या है, एक चक्कर में या एक चक्कर में लगा क्या है, वहां समय है दोस्तों। तो इस प्रकार हम प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान परिभाषित कर सकते हैं। हम इसको मूव कर रहे हैं, फिर उसको आपको अच्छे नोट्स, अच्छे राइटिंग में प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान की परिभाषा लिखकर फिर इनका व्यंजक प्राप्त करेंगे। दोस्तों आपकी परिभाषा तैयार हो चुकी है। प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्कर में बहने वाली धाराओं का योग तथा
लगे कुल समय का अनुपात ही प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान कहलाता है। दोस्तों जो नोट पॉइंट ये है कि प्रत्यावर्ती धारा के क्या दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्कर में, क्या दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्कर में माध्यमान क्या होता है, शून्य होता है। एक चक्कर में माध्यमान कह लिया जाए या क्या कह लिया जाए दोस्तों, औसत मान जो होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। अब हम बताएंगे दोस्तों क्यों शून्य होता है और साथ में ये भी प्रूफ करके दिखाएंगे शून्य कैसे होता है, औसत मान क्या होता है, शून्य होता है। और इसकी जो चर्चा होगी वो नेक्स्ट वाले लेक्चर में होगा कि प्रत्यावर्ती धारा का एक चक्कर में औसत मान शून्य कैसे होता है। और फिलहाल हम जो है प्रत्यावर्ती धारा का आज की लेक्चर में क्या करेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा के आधे चक्कर में औसत मान निकालेंगे। एक चक्कर में शून्य तो होता है और उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कैसे शून्य होता है। फिलहाल यहां मैं समझा दे रहा हूं कि कैसे शून्य होता है एक चक्कर में औसत मान। देखो दोस्तों, जब प्रत्यावर्ती धारा का आधे चक्कर की बात करें, यदि आधे चक्कर में औसत मान कितना आता है, प्लस I0 आएगा, तो जितना आधे चक्कर में इधर प्लस में आता है उतना आधे चक्कर में इतना माइनस में आ जाता है, इसलिए औसत मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। एक बार फिर से, यदि मैंने आपसे क्या बोला कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान आधे चक्कर में जितना प्लस में आएगा उतना अगले चक्कर में माइनस हो जाता है दोस्तों, इसलिए औसत मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो अब हम व्यंजक किसके लिए प्राप्त करेंगे, अर्ध चक्र में। व्यंजक किसके लिए प्राप्त करेंगे दोस्तों, अर्ध चक्र के लिए। तो यहां पर हम बना दे रहे हैं अर्ध चक्र के लिए औसत मान, अर्ध चक्र के लिए औसत मान, या जिसे आप क्या कहते हैं, माध्यमान। तो अर्ध चक्र के लिए क्या दोस्तों, औसत मान, ये हो गया आपका ये। अब हम बात करते हैं दोस्तों अर्ध चक्र के लिए औसत मान। तो औसत मान का फार्मूला होता है, देखिएगा, IAB, या आप मीन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला दोस्तों। IAB इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, IAB इक्वल टू क्या होगा, यहां से देखिए दोस्तों, क्या होगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, I इंटू dt इंटीग्रेशन ऑफ लगा कुल समय। तो अर्ध चक्र में कितना समय लगा दोस्तों, T/2। तो यहां हम क्या लगा देंगे, 1/T क्या लगा देंगे, 2। T/2 क्या लगा देंगे, 2 दोस्तों। ये T/2 क्या लगा दिए, तो अर्ध चक्र की बात हो रही है ना, इसलिए 1/, क्या कर दिएगा, T/2। अब यहां दोस्तों, यहां लिमिट लगाएंगे, क्या लगाएंगे दोस्तों, लिमिट लगाएंगे, कहां से कहां तक, तो 0 से कहां तक की बात हो रही है, आधे चक्कर की। तो लिमिट लगा देंगे 0 से दोस्तों T/2, 0 से T/, क्या हो जाएगा, 2। आप ध्यान से देखिएगा, 0 से T/2, इतनी बात समझ में आई। I इंटू dt, यानी dt समय अंतराल में एक एक धारा बह रही थी ना, dt समय अंतराल में फिर एक धारा, फिर अगले dt समय में धारा, तो I इंटू dt ये हो गया दोस्तों। अब हम करते क्या है, हम जानते हैं यहां पर ये जो I होता है, ये I की वैल्यू यहां होती है दोस्तों, I इक्वल टू होता है I0 sin ओमेगा t। ये वैल्यू उठा के यहां पर रख देंगे I के स्थान पे, ध्यान से देखिएगा। तो I एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान मत भटकाइएगा, पूरे चैलेंज के साथ करें दोस्तों, पूरा मक्खन के जैसा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहां अगर हम चाहें तो 2 को ऊपर भेज सकते हैं, तो 2/, क्या हो जाएगा, t हो जाएगा दोस्तों, 2/, क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। फिर लिमिट लगा देते हैं 0 से T/2, 0 से T/2, I के स्थान पर रखेंगे I0 साइन ओमेगा t इंटू कितना dt है। अब हम करते क्या है, यहां से I0 को चाहें तो हम बाहर कर सकते हैं दोस्तों, I0 को हम यहां से बाहर कर लेंगे, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 2I0 बटे कितना है, कैपिटल T है, फिर 0 से T/2 है लिमिट, फिर साइन ओमेगा t। एक एक स्टेप करेंगे, टाइम थोड़ा सा भले लगेगा, परंतु आपको पूर्ण रूप से समझ में आना चाहिए दोस्तों। साइन ओमेगा t का समाकलन होता है, साइन ओमेगा t का समाकलन होता है दोस्तों माइनस कॉस ओमेगा t।
क्या होता है दोस्तों, साइन, यहां लिख देंगे कोष्टक में, साइन क्या दोस्तों, साइन ओमेगा टी का समाकलन होता है कॉस ओमेगा टी। इतनी बात आपको ध्यान में रखना है। तो साइन ओमेगा टी के स्थान पे क्या रखेंगे, कॉस ओमेगा टी। तो 2i0 बटे टी, ये लगा दिए 0, लिमिट लगाया टी बटे 2। साइन ओमेगा टी के स्थान पे क्या रखेंगे दोस्तों, कॉस ओमेगा टी। अब देखो यहां पर दोस्तों dt से पहले यहां देखिएगा ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी का यहां क्या हुआ है, गुणा हुआ। देखिए थीटा के स्थान पे क्या है दोस्तों, ओमेगा टी आया है। तो यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा टी डी टी से पहले किसका गुणा किया गया, ओमेगा का। तो जब हम ध्यान से देखते हैं दोस्तों, यदि यहां केवल थीटा, देखो इतनी चीज हमने थीटा मान के समाकलन किया है, साइन थीटा का मान के लिए, तो साइन थीटा को होता है कॉस थीटा होता है, परंतु थीटा के स्थान पे ओमेगा टी है। तो जो ओमेगा का गुणा टी में किया गया है, अगर यहां ओमेगा के बजाय एक्स रहा होता तो हम बटे एक्स कर देते, वाई रहा होता तो बटे वाई कर देते, परंतु ओमेगा है तो बटे क्या कर देंगे, ओमेगा। ये समाकलन का रूल होता है दोस्तों। ये हो गए समाकलन। अब जैसे ही आप समाकलन कर लिए, तो ये थोड़ी सी यहां से आप क्या करेंगे, तो समाकलन तो हो चुका है, समाकलन का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, लिमिट लगा देंगे लोअर लिमिट, और बटे साथ में क्या लगा देंगे, अपर लिमिट। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब रूल क्या होता है, समाकलन करने के बाद क्या किया जाता है दोस्तों, अपर लिमिट रखा जाता है, फिर लोअर लिमिट रखा जाता है। तो चलिए आगे हल करते हैं। थोड़ा सा और, थोड़ी सी और मेहनत करना दोस्तों, उसके बाद देखिएगा आपका परिणाम कितना बढ़िया आता है। देखिएगा क्या हो जाएगा, आई एवरेज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 2i0 बटे कितना, कैपिटल टी। अब जहां स्मॉल टी है वहीं कैपिटल टी रखना है, जहां स्मॉल टी है दोस्तों वहीं कैपिटल टी रखना है। एक बात शायद आप भूल रहे हैं दोस्तों, साइन ओमेगा टी का समाकलन माइनस कॉस ओमेगा टी होता है, हमने बोला था पर लिखा नहीं गया, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक, अब आप चाहो तो ये माइनस आप यहाँ बाहर कर लीजिएगा, तो ये आई एवरेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2i0। अब आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अब हम लिमिट रखते हैं, टी के स्थान पे कैपिटल टी बटे 2 रखना है, क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा, और यहाँ टी के स्थान पे क्या हो जाएगा, कैपिटल टी बटे कितना हो जाएगा, 2, कैपिटल टी बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर बटे कितना, ओमेगा। ओमेगा को इधर कर दीजिए, ओमेगा को आप टी के पास भेज दीजिए, तो टी ओमेगा हो जाएगा। ठीक, ओमेगा इधर आ जाएगा तो केवल कॉस ओमेगा टी बचेगा आपका, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद क्या बचा है, माइनस क्या होता है, माइनस, फिर टी के स्थान पे क्या रखना है, 0 रखना है, तो कॉस ओमेगा, और टी के स्थान पे क्या रख देंगे, 0। ध्यान से देखिएगा, अब आगे थोड़ी थोड़ी स्टेप करेंगे बस। आई एवरेज इक्वल टू क्या होगा, -2i0 बटे टी। तो करते क्या है, टी को ही रहने देते, परंतु ओमेगा को हटा सकते हैं दोस्तों। ओमेगा इक्वल टू होता है 2 बटे टी। ये मैंने प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित जब वहां पढ़ा रहे होंगे तो ये चीज जरूर चर्चा की होंगे दोस्तों। अगर वहां पर नहीं चर्चा किया गया तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कोणीय वेग बराबर होता है 2 बटे टी। अब यहाँ ओमेगा के स्थान पे हम आराम से रख सकते हैं 2 बटे कैपिटल टी। ध्यान से देखिएगा, अब आराम से कुछ ना कुछ कैंसिल होंगे। फिर हम करते क्या है दोस्तों, यहां से हटा देते हैं, कॉस ओमेगा टी को हटा देते हैं, या तो टी को ही हटा दीजिए, तो कॉस, अगर हम यहां से टी हटाना चाहें तो टी बराबर होता है 2 देख पा रहे हैं ना, तो टी को ही हटाइए, तो कॉस ओमेगा इंटू टी के स्थान पे 2 कितना हो जाएगा, 2 ओमेगा हो जाएगा। ठीक, माइनस ओमेगा का गुना 0 से कर देंगे तो कॉस 0 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ओमेगा से दोस्तों ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर यहां से टी कैंसिल होगा, फिर यहां से दोस्तों क्या कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा। तो क्या बचा, आई एवरेज इक्वल टू -i0 बटे क्या बचा दोस्तों, पाई बचा है, कितना बचा है, पाई।
अब यहां देखिएगा क्या बचा है, कॉस पाई केवल बचा है, क्या बचा है दोस्तों, कॉस पाई बचा है माइनस कॉस जीरो, सबकी वैल्यू रखते हैं केवल बस। ये देखिएगा माइनस आई नॉट बटे पाई, कक्षा 10 में आपने त्रिकोणमिति का टेबल जरूर पढ़ा होगा। कॉस पाई यानी कॉस 180 अंश, और कॉस 180 अंश का मान दोस्तों माइनस 1 होता है, कॉस 0 अंश का मान 1 होता है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, परंतु माइनस लगा रहेगा, तो माइनस आई नॉट बटे पाई, और यहां आ जाएगा -2। माइनस माइनस का गुणा कर देंगे तो प्लस हो जाएगा 2i नॉट बटे पाई, अर्थात आई एवरेज की जो वैल्यू है दोस्तों आधे चक्कर के लिए किसके बराबर आता है, 2i नॉट बटे क्या होता है दोस्तों, पाई के बराबर होता है। एक बार जरूर आप देख लीजिएगा दोस्तों, कहीं पर कोई भी डाउट नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों अर्ध चक्कर के लिए हम लोग औसत मान निकालते हैं। एक बार पुनः इसको रिपीट कर लेते हैं, जिससे कि जो भी आपके मन में डाउट हो वो सारा डाउट मक्खन के जैसा क्लियर हो जाए। न तो बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए डिफिकल्ट होना चाहिए और मैथ वाले के लिए तो होना ही नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि मैथ वाले तो ऐसे समाकलन आप लोगों ने कई बार लगाया दोस्तों। बायोलॉजी वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा जरा सा, कोई डिफिकल्ट नहीं, मन में केवल ये मत बैठाना कि हार्ड, कुछ नहीं हार्ड है बच्चों, केवल बना तो आप ही लोगों के लिए है। ध्यान से देखिएगा, डिफिनीशन को आपने अच्छे से समझा था, फिर यहां से स्टार्टिंग हुई थी व्यंजक अर्ध चक्र के लिए औसत मान क्या होता है, तो हमने लिखा आई एवरेज, औसत मानों को आई एवरेज से व्यक्त कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहां क्या लिखा गया था, 1/t/2। t/2 क्यों लगाया गया, इसको भी 1 मिनट के लिए समझते हैं। आई इंटू डी टी, आई इंटू डी टी ये बता रहा है कि भैया छोटे छोटे समयों में जो बहने वाली धारा है वो आई इंटू डी टी है। मैंने आपसे क्या कहा, ऐसे समझिए कि यहां से लेके I1 धारा बह रहा था, कितना दोस्तों I1 धारा, कितना I1 धारा बहा, तो T1 समय लगा, फिर I2 बहा तो T2 लगा, तो यहां से लेके यहां तक, तो मान लीजिए यहां से लेके यहां तक धारा I बह रही है और कितना समय लग रहा है dt, तो I इंटू कितना हो गया dt। अब इनका क्या कर दिए समाकलन, कहां से कहां तक, 0 से t/2। अब जो लगा कुल समय है, लगा कुल समय कितना है, t/2, ये रख दिए दोस्तों। तो फिर उसी के बाद इसका i की वैल्यू हमने यहां से हटाया, I0 sin ओमेगा t रखा गया, यहां से 2 को ऊपर कर दिए तो 2/t आ गया दोस्तों। फिर उसके बाद यहां से I0 को बाहर किए तो I0 आया, फिर 0 से t बटे लिमिट चल रही थी sin ओमेगा t इंटू डी टी दी, साइन ओमेगा टी का समाकलन किए तो माइनस cos ओमेगा टी आया दोस्तों, माइनस cos ओमेगा टी, परंतु यहां पर t के साथ ओमेगा का गुणा किया गया था, इसलिए ओमेगा से हम लोगों ने यहां क्या कर दिए, भाग दे दिए, ये समाकलन का नियम होता है दोस्तों। फिर उसके बाद हमने किया क्या कि उसके बाद हमने लिमिट रखा, जहां t था वहां कैपिटल t/2 रख दिए, और जहां t था वहां 0 रख दिए, बीच में माइनस लगा दिया गया क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। फिर उसके बाद हमने हटाया दोस्तों, ओमेगा इक्वल टू 2π/t था और t इक्वल टू 2π/ओमेगा था, तो यहां पर t ओमेगा के स्थान पर 2π/t रख दिए, और यहां पर दोस्तों क्या रख दिए, t के स्थान पर 2π/ओमेगा। कुछ पद कैंसिल हो गए जो आपके इस प्रकार बचे दोस्तों, और आगे आई एवरेज इक्वल टू कितना आ गया, 2i0/पाई। अब देखिए ये जितनी चीज ये प्लस के लिए जितना आया है आधे चक्कर में, अब अगली बार यही चीज इतना क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसीलिए आधे पूर्ण चक्कर के लिए धारा का औसत मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है दोस्तों। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अभ्यास जबरदस्त कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहां से और जो आने वाली एक हेडिंग और है वहां से एक क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है दोस्तों। आई होप कि आज की वीडियो आपको जरूर समझ में आई होगी दोस्तों, और कहीं भी कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।